हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। वीडियो की इस कड़ी में हम डिस्कस कर रहे थे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में। उसमें भी अपर रेस्पिरेटरी एयरवे के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। अपन ने राइनाइटिस डिस्कस किया था। राइनाइटिस के बाद अपन ने साइनोसाइटिस डिस्कस किया। आज तीसरा डिसऑर्डर है फेरिंजाइटिस। आज हम डिस्कस करेंगे फेरिंजाइटिस के बारे में कि क्या फेरिंजाइटिस क्या होता है। और फेरिंजाइटिस अपन नॉर्मली अपन देखते हैं गले में खिचखिच जैसा लगता है, उसी से रिलेटेड अपन डिसऑर्डर है, उसी के बारे में आज अपन बात करेंगे। ठीक है, तो फेरिंजाइटिस क्या है? फेरिंजाइटिस इज ए इन्फ्लेमेशन ऑफ थ्रोट या फेरिंग्स इज ऑफन एसोसिएट विद राइनाइटिस एंड अदर यूआरएच। ये हमेशा क्या होता है? राइनाइटिस या फिर टॉन्सिलाइटिस या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड, जैसे साइनोसाइटिस हो गया आपका, या फिर राइनाइटिस हो गया, टॉन्सिलाइटिस हो गया, इसके साथ ये हमेशा फेरिंजाइटिस अपने को देखने को मिलता है। फेरिंजाइटिस अपन डिस्कस किया था जब एनाटॉमी के बारे में पढ़ रहे थे। तो फेरिंग्स जो है वो एक फेरिंग्स जो पार्ट होता है, जो नेजर नोज से आगे का जो पार्ट है वो फेरिंग्स, और लैरिंग्स तक जो पार्ट होता है वो उसको अपन बोलते हैं फेरिंग्स। और फेरिंग्स जो है इसमें 3 पार्ट में डिवाइड होता है। जो नोज के पीछे होता है, नोज के पीछे जो होता है उसको बोला जाता है नेजोफेरिंग्स, जो नोज से लेकर सॉफ्ट पैलेट तक ये होता है। कहाँ तक होता है? सॉफ्ट पैलेट तक। सॉफ्ट पैलेट से लेकर जो माउथ का जो बेस है वहाँ तक जो है उसको बोलते हैं अपन ओरोफेरिंक्स। जब आप माउथ ओपनिंग करवाते हैं तो माउथ ओपनिंग करते जो सामने जो दिखता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? ओरोफेरिंक्स। उसके जो नीचे है वहाँ से लेकर लैरिंक्स तक जो एरिया है उसको अपन क्या बोलते हैं? लैरिंगोफेरिंक्स। तो इन फेरिंग्स के अंदर जो इनर लाइनिंग है म्यूकस मेम्ब्रेन की, अगर इसके अंदर किसी प्रकार का जो किसी की वजह से जो इन्फ्लामेशन होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? फेरिंजाइटिस। ये बहुत ही इसको जो इसका ऑल्सो नोन एज फोसाइटिस, ऑल्सो इसको क्या बोलते हैं? फोसाइटिस बोलते हैं। ये फेरिंजाइटिस इज ए हाईली contagious and spread via inhalations और direct contamination with droplet infection। ये जो हाईली कंटामिनेटेड, बहुत ही ज़्यादा कंटेजियस डिसऑर्डर होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कंटेजियस होता है ये। इसमें ट्रांसमिस एक पर्सन से दूसरे ट्रांसमिशन होने की भी बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है। बाई ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ये फैलता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू ये फैलता है। तो जब भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की बात आती है तो हमेशा क्या अपने इसके जो ड्रॉपलेट प्रिकॉशन लेना होता है। ड्रॉपलेट प्रिकॉशन के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं? मास्क यूज़ करते हैं। हमेशा क्या यूज़ करते हैं? मास्क यूज़ करना होता है। और अपने को क्या करना होता है? हैंड वॉशिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसके पे ध्यान रखने के लिए हैंड वॉशिंग और मास्क। इसके अंदर अपन ड्रॉपलेट के लिए अपन मास्क इसमें यूज़ करते हैं, ताकि और मोस्ट जो है वो एरियोसोल जनरेटिंग जो चीज़ है उसको क्या करना है? एरियोसोल जनरेटिंग जो चीज़ है उसको यूज़ नहीं करना है या उसको स्टॉप करना है। ठीक है, तो जब भी फेरिंजाइटिस होता है तो आपको इस तरह से आपका फेरिंग्स दिखा देगा, पूरा रेड फेरिंग्स, और इसके अंदर पूरा जो क्या होगी, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, यहाँ पे थिक देखने को मिलती है। इस तरह से आपकी जो थॉट है वो बहुत ही हाईली वेस्कुलर यहाँ पे देखने को मिलती है। फेरिंजाइटिस एक्यूट हो सकता है, क्रॉनिक हो सकता है। मोस्टली क्या होता है? एक्यूट फेरिंजाइटिस अपने को देखने को मिलता है। एक्यूट फेरिंजाइटिस क्या है? इट इज इन्फ्लामेशन। एक्यूट और क्रॉनिक मतलब क्या है? एक्यूट मतलब जैसे कि अभी एक बार हुआ, ठीक है, कॉमनली, तो वो हो गया आपका एक्यूट। क्रॉनिक जो लंबे टाइम तक है, मतलब लॉन्ग टाइम तक धीरे धीरे ये चलता रहता है, लॉन्ग टाइम के लिए अगर है तो उसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए है तो वो कौन सा हो गया आपका? क्रॉनिक। और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, मतलब 2 to 4 डेज या 5 डेज के लिए अगर होता है हुआ और वो ठीक हो गया तो वो कौन सा टाइप में आएगा? एक्यूट इन्फेक्शन। एक्यूट इन्फेक्शन का जो मोस्ट कॉमन लाइन होता है वो क्या होता है? शोर थ्रोट। शोर क्या? थ्रोट जो है एकदम से यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हैं? स्क्रेची थ्रोट। जैसे कि पूरा स्क्रेची टाइप का आपका थ्रोट देखने को मिला। खिचखिच जो होती है गले में, एकदम से क्या होगा? खिचखिच जैसा कंजेशन यहाँ पे फील होता है, वो क्या होता है? आपका एक्यूट फेरिंजाइटिस। क्रॉनिक फेरिंजाइटिस क्या होता है? ये परसिस्टेंट इन्फ्लामेशन ऑफ द फेरिंग्स। अगर जो इन्फ्लामेशन है वो कंटिन्यूसली रह रहा है तो उसको अपन क्रॉनिक फेरिंजाइटिस बोलते हैं। ये किस कारण की वजह से हो सकता है? ऐसे पर्सन जो हमेशा किसी डस्ट या एलर्जिक वाले एरिया में रहते हैं उनमें ये हो सकता है। ऐसे पर्सन जिनको बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है अपने काम में, उन लोगों में ये मोस्टली पाया जाता है क्रॉनिक फेरिंजाइटिस। जो ज़्यादा बोलते हैं या फिर जो हमेशा किसी डस्टी एरिया में रहते हैं, या जो लोग ऐसे एरिया में काम करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा एलर्जी या डस्ट है, तो उन वाले लोगों में क्रॉनिक फेरिंजाइटिस अपने को देखने को मिलता है। या फिर ऐसे पेशेंट जो बहुत ज़्यादा उसको क्रॉनिक कफ रहता है, उनको बार बार खांसी होती है, उन वाले में ये देखने को मिलता है। या फिर जो लोग अल्कोहल और टैबको हैबिचुअली यूज़ करते हैं उनमें ये देखने को मिलता है। इसके जो है 3 टाइप्स होते हैं फेरिंजाइटिस। जो क्रॉनिक फेरिंजाइटिस है वो उनके 3 टाइप्स होते हैं। पहला हाइपरट्रोपिक मतलब जो फेरिंग्स के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसकी सेल की जो साइज बढ़ जाना। हाइपरट्रोफी मीन्स क्या होता है? सेल की जो साइज है वो क्या हो जाती है?
इंक्रीज हो जाती है, सेल की साइज अगर इंक्रीज हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, हाइपरट्रोफी। एक होता है, एक इसी के साथ अपन एक बात करते हैं हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया मतलब सेल्स का हाइपर प्लेजिया मीन्स होता है सेल के नंबर में बढ़ना। सेल के नंबर अगर बढ़ते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपरप्लेजिया। तो हाइपरट्रोपिक जो है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके सेल के साइज बढ़ के वो क्या हो जाती है, थिक। तो वो कैसे दिखते हैं, जनरली थिकनिंग एंड कंजेशन ऑफ द फेरेंजियल म्यूकस मेम्ब्रेन क्या कहलाता है, वो हाइपरट्रोपिक क्रोनिक फेरेंजाइटिस। दूसरा होता है अट्रोपिक, ये क्या होती है, लेट स्टेज ऑफ हाइपरट्रोपिक होती है। इसकी हाइपरट्रोपी होता है पहले, उसके बाद ये धीरे ठीक होकर क्या हो जाता है, लेट में ये इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन जो है, फेरेंजियल म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो क्या हो जाएगा उसके बाद में अट्रोपिक। अट्रोपिक मतलब क्या होगी, जो ये म्यूकस मेम्ब्रेन है वो कैसी हो जाएगी, थिन हो जाएगी, एकदम से पतली हो जाएगी और ग्लिसनिंग वो है चमकीली, और उसके अंदर आपको रिंकल देखने को मिला और वाइटिस हो जाएगी। कैसी होगी, थिन वाइटिस ग्लिसनिंग मतलब स्पार्किंग और रिंकल उसके अंदर देखने को मिला। तीसरा जो टाइप है इसका क्रोनिक ग्रेनुलर। क्रोनिक ग्लेनुलर फेरेंजाइटिस जो है, क्रोनिक इसको बोलते हैं क्रोनिक, इसका जो दूसरा नाम है क्लेर्गी-मेन सॉर थ्रोट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्लेर्गी-मेन थ्रोट। क्लेर्गी मीन्स थ्रोट का मीन्स क्या होता है, जब भी अपन आपने देखा होगा नॉर्मल डेली लाइफ में अपन देखते हैं, जब भी बहुत ज़्यादा अपन अगर कहीं किसी फंक्शन में गए और ज़्यादा बोलने को पड़ा, वहाँ पे अपन अगर ज़्यादा बोलते थे अपनी क्या हो जाती है, आवाज़ क्या हो जाती है, एकदम से अपनी आवाज़ नहीं निकलती है, अपनी आवाज़ एकदम से, आवाज़ की जो टोन है वो एकदम से लो, एकदम लो पिच हो जाती है। तो अपन क्या बोलते हैं, अपनी ले लैंग्वेज में अपन बोलते हैं आवाज़ गला बैठ गया, या फिर अपना बोलते हैं ले लैंग्वेज में अपन बोलते हैं गला बैठ गया, या फिर आवाज़ जो है चली गई। तो उस वाली कंडीशन, उस वाली जो ऐसा जो शोर थ्रोट है, गले में खिचखिच के साथ अगर आपकी आवाज़ भी चली जाए, उसमें आवाज़ जो है कुछ टाइम के लिए चली जाए, ऐसा नहीं परमानेंटली चली जाए, आवाज़ चली जाती है, आपने बहुत सी बार देखा होगा, उसको बोलते हैं कार्गी-मेन शोर थ्रोट। और ये मोस्ट जो है इसके अंदर क्या होता है, कैरेक्टराइज न्यूमेरस लिम्फ नोड फॉलिकल्स स्वेलन हो जाएंगे, और फेरेंजियल वाल्व्स इसमें क्या देखने को मिलती है, स्वेलिंग। तो कार्गी-मेन शोर थ्रोट जो होता है क्रोनिक फेरेंजाइटिस का एक टाइप होता है, क्रोनिक फेरेंजाइटिस का। और जो लोग ज़्यादा बोलते हैं उन वाले चीज़ों में ये चीज़ देखने को मिलती है। जो इसमें जो आवाज़ चली जाती है उसको बोलते हैं डिस्फोनिया क्लेरिकोरम। डिस्फोनिया क्लेरिकोरम। इसके फेरेंजाइटिस के अगर अपन कोज की बात करें तो इसके बहुत सारे वायरल कोज हो सकते हैं, बैक्टीरियल कोज हो सकते हैं, तो बैक्टीरियल हो सकते हैं, फंगल इसके कोज हो सकता है। जो मोस्ट कॉमन और सीरियस बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होता है वो होता है स्टेफाइलोकोकस या ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्टेप्टोकोकस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ये टॉन्सिलाइटिस का, टॉन्सिल मतलब जो अपनी बॉडी के अंदर, अपने फेस के अंदर जो टॉन्सिल्स होते हैं, फेरेंजियल, पैलेटाइन और लिंगुअल टॉन्सिल्स, उसमें भी अगर टॉन्सिलाइटिस किसको बोलते हैं, टॉन्सिलाइटिस जो इन्फेक्शन किसमें हो जाए, टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स कितने होते हैं आपका, 3 टॉन्सिल्स होता है मेनली, फेरेंजियल, पैलेटाइन और लिंगुअल। और जो टॉन्सिल होते क्या है, ये क्या होता है, टॉन्सिल्स होते क्या है, लिम्फ नोड, ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड को अपन क्या बोलते हैं, टॉन्सिल्स होते हैं। और ये फेरेंजियल, पेरेंटाइल, अगर इनके अंदर इन्फ्लामेशन होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, टॉन्सिलाइटिस। तो इसका भी जो मेन कोज होता है वो क्या होगा आपका, बीटा ए हेमोलाइटिस स्ट्रेप्टोकोकस। जो मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कोज ऑफ फेरेंजाइटिस है, मोस्ट कॉमन जो है वो कौन सा है आपका, बीटा ग्रुप है स्ट्रेप्टोकोकाई। बाकी अदर कोज भी होता है दूसरे बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस, हीमोफिलस, निमोनी, फेरेंजाइटिस, ये सारे इसके टाइप होते हैं बैक्टीरिया जो मोस्टली, पर इसका जो मोस्ट कॉमन कोज है वो क्या रहता है आपका, सीरियस बैक्टीरिया जो है वो ग्रुप है बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। और इसके द्वारा जो शोर थ्रोट होता है फेरेंजाइटिस, उसको क्या स्पेशल नाम क्या दिया जाता है, स्ट्रेप थ्रोट। अगर बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेप थ्रोट। और ज़्यादा बोलने की वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं कार्गी मेन फेरेंजाइटिस। कार्गी मेन थ्रोट किसको बोलते हैं, जो क्रोनिक और ज़्यादा बोलने की वजह से या फिर किसी एलर्जी के अंदर ज़्यादा रहने की वजह से जो होता है उसको कार्गी मेन सॉर थ्रोट, किसको, वो ज़्यादा वॉइस में बोलने की वजह से जो होता है उसको अपन बोलते हैं अनकॉम्प्लिकेटेड वायरल इन्फेक्शन यूजुअली सबसाइड प्रॉम्प्टली। जो वायरल इन्फेक्शन होता है वो नेचुरली 3 to 10 डेज के अंदर क्या हो जाता है, सबसाइड होता है। जो वायरल इन्फेक्शन में जो मोस्ट कॉमन कोज होता है वो किसका होता है, एडेनो वायरस। क्वेश्चन पूछा जा सकता है मोस्ट कॉमन वायरल इन्फेक्शन का जो कोज है फॉर फेरेंजाइटिस क्या है, एडेनो वायरस। एडेनो वायरस फेरेंजाइटिस इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ सॉर थ्रोट। सॉर थ्रोट होने का जो मोस्ट कॉमन, फेरेंजाइटिस के अंदर मोस्ट कॉमन पहला साइन क्या आता है आपका, सोर थ्रोट होता है। और सोर थ्रोट होने का जो मोस्ट कॉमन कोज है वो क्या है, वो आपका फेरेंजाइटिस है। सोर थ्रोट में पहला साइन सोर थ्रोट होता है, फेरेंजाइटिस में जो पहला साइन क्या है, सोर थ्रोट होता है। और सोर थ्रोट का पहला जो मोस्ट कॉमन कोज क्या है, फेरेंजाइटिस। फेरेंजाइटिस सभी ये है
उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, अगर ये इसको फेरेंजाइटिस को ट्रीट नहीं किया जाए तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, और वो कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। जैसे कि अपन देखते हैं जो स्मॉल कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं उसमें साइनोसाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनस, ओटाइटिस मीडिया, मिडल ईयर इन्फेक्शन जो हो गया वो हो सकता है, पेरिटोंसिलर एब्सेस, टॉन्सिल के चारों ओर क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ एब्सेस, कलेक्शन ऑफ एब्सेस, एब्सेस का कलेक्शन हो जाएगा नियर टॉन्सिल, टॉन्सिल के पास क्या हो जाएगा आपका एब्सेस फॉर्मेशन होता है, तो उसको बोलते हैं पेरिटोंसिलर एब्सेस। ये भी अपन पढ़ेंगे, ये भी एक अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के अंदर आता है। मेस्टोडाइटिस, इसकी वजह से क्या हो सकता है, मिडल ईयर इन्फेक्शन हो सकता है। मिडल ईयर इन्फेक्शन को अगर ओटाइटिस मीडिया को अगर ट्रीट नहीं किया, इसको अगर ट्रीट नहीं किया तो इससे क्या लीड हो सकता है आपका, नो ट्रीट किया, इसको नहीं ट्रीट किया तो क्या हो सकता है मेस्टोडाइटिस। मेस्टोइड जो बोन है, मेस्टोइड जो बोन है, मेस्टोइड प्रोसेस जो कहाँ पे होती है, बिहाइंड द ईयर, बिहाइंड द ईयर के जो पीछे है उसके अंदर क्या हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है। सर्वाइकल एडिनाइटिस, सर्वाइकल एडिनाइटिस मतलब जो सर्वाइकल लिम्फ नोड है, सर्वाइकल लिम्फ नोड के अंदर अगर इन्फ्लामेशन है, लिम्फ नोड के अंदर इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है आपका, सर्वाइकल लिम्फ नोड के अंदर इन्फ्लामेशन है तो उसको क्या बोलते हैं, सर्वाइकल एडेनाइटिस। बॉडी के अंदर टोटल जो लिम्फ नोड होते हैं वो कितने नंबर होते हैं, लिम्फ नोड इन बॉडी, इन लिम्फ नोड ह्यूमन में कितना होता है, 800 के आसपास कितने होते हैं, 800 के लिम्फ नोड होते हैं। और ओनली जो नेक के अंदर कितने होते हैं, नेक के अंदर 300 लिम्फ नोड होते हैं। पूरे एक नेक के अंदर आपके कितने लिम्फ नोड होते हैं, 300 लिम्फ नोड सिर्फ किसमें पाए जाते हैं, नेक में। बाकी जो 500 है वो दूसरे बॉडी अदर बॉडी पार्ट्स के अंदर पाए जाते हैं। तो ये लिम्फ नोड जो है उनका इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं अपन, सर्वाइकल एडेनाइटिस। मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू स्ट्रेप थ्रोट, स्ट्रेप थ्रोट, अगर जब भी कभी आपने स्वाब कल्चर लिया और उसके अंदर आपका ग्रुप ए स्टेप्टोकोकस का इन्फेक्शन पाया जाता है तो अगर उसको 2-3 वीक में सबसाइड होने के बाद जो मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन उससे रिलेटेड जो होते हैं वो हो सकते हैं आपका निमोनिया, मेनिंजाइटिस, रेमेटिक फीवर, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस भी इसका एक कॉम्प्लिकेशन होता है बहुत। एंडोकार्डाइटिस इंफ्लेमेटरी डिसऑर्डर, रेमेटिक फीवर भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड इंफ्लेमेटरी ये क्या है, एक ये भी इंफ्लामेटरी डिसऑर्डर होता है, क्या है, इंफ्लामेटरी डिसऑर्डर है। रेमेटिक फीवर जिसमें आपका क्या आता है, जॉइंट हार्ट, नेफ्रॉन, ये सब अगर इनमें किसी में से इन्फ्लामेशन अगर है तो उस वाले कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, रेमेटिक फीवर। और इस अगर ये हार्ट को अफेक्ट करता है तो उसको बोलते हैं रेमेटिक हार्ट डिजीज, रेमेटिक हार्ट डिजीज क्या बोलते हैं, अगर ये हार्ट को अफेक्ट करता है तो रेमेटिक हार्ट डिजीज बोलते हैं। ये किससे रिलेटेड, स्टेफाइलो ग्रुप ए हिमोलाइटिक स्टेप्टोकोकस, स्टेप्टोकोकस इन्फेक्शन की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन अपने को देखने को मिलता है, एग्जाम में बहुत पूछा गया है। ग्रुप ए हिमोलाइटिक स्टेप्टोकोकस इन्फेक्शन की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, या किसी पेशेंट को क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, अगर किसी पेशेंट को फेरेंजाइटिस हुआ है और उसके बाद उसको कार्डिया कुछ प्रॉब्लम हो गई है, रिमेटिक जो हार्ट डिजीज जिसमें क्या होता है आपका, ये रिमेटिक हार्ट डिजीज जो है वाल्व की प्रॉब्लम है, तो अगर किसी पेशेंट को कार्डिया प्रॉब्लम हो सकती है तो उसका कारण क्या हो सकता है, ग्रुप ए हिमोलाइटिक स्टेप्टोकोकस इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। अगर किसी पेशेंट को ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर कोई पेशेंट है रोमेटिक हार्ट डिजीज से ग्रसित है और वो आया है तो उसके अपन हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, तो हिस्ट्री कलेक्शन करने में अपन क्या पूछते हैं उसको, फेरिंग्स, पहले कभी उसका फेरिंग्स का इन्फ्लामेशन तो नहीं हुआ या फिर टॉन्सिल्स का इन्फ्लामेशन तो नहीं हुआ 2 to 3 वीक के अंदर, अगर ये हुआ है तो अपन क्या कोज समझते हैं उसका, अगर हिस्ट्री कलेक्शन में अपन हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं और अगर इसके अंदर फेरेंजाइटिस पाया जाता है तो अपन ये समझते हैं कि इसको किस वाला इन्फेक्शन हुआ था, स्टेप थ्रोट हुआ था, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस का इसको इन्फेक्शन हुआ है। तो ये बहुत सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन किससे रिलेटेड होते हैं आपके, फेरेंजाइटिस से। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो ये देखिए, ये है आपका स्ट्रेप थ्रोट जो किसके द्वारा हो रहा है, ग्रुप है बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से अगर इन्फेक्शन होता है तो आपकी जो थ्रोट है वो इस तरह से देखने को मिलती है। ये जो देखिए, ये जो वाइटिस कलर की जो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलती है, एक लेयर जो दिख रही है, इस तरह से लेयर जो दिखेगी आपकी, ये पूरा जो आपका क्या है फेरिंग्स है पूरा क्या हो गया, स्वेल्ड हो गया है, पूरा क्या हो गया, इन्फ्लाम्ड हो गया है। तो ये बहुत अगर बहुत ज़्यादा ही अगर इन्फ्लाम हो जाए, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लाम हो जाए तो इसकी वजह से क्या हो जाएगी, आपको स्वेलिंग में डिफिकल्टी होगी, डिस्फेजिया होगा, ये वाली कंडीशन इस तरह से आपकी थ्रोट है तो आपको क्या होगा, ये फेरिंजाइटिस है। दूसरा जो है, ये अगर वायरल की वजह से अगर हो रहा है फेरेंजाइटिस, वायरल कोज की वजह से होता है तो इसमें क्या होगा, ये एकदम से रेड कलर की आपका वायरल में दिखता है। और एक्यूट फेरेंजाइटिस के अंदर भी आपको स्टार्टिंग में आपको इस तरह से फेरिंक्स देखने को मिलता है। ये आपका क्या है, यूवुला, ये आपका इससे आगे ऊपर जो है हार्ड पैलेट, ये आपका क्या है, सॉफ्ट पैलेट,
सॉफ्ट पैलेट, और ये आपका क्या है ओरोफेरिंक्स, ये ओरोफेरिंक्स का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे आपके क्या होते हैं टॉन्सिल्स होते हैं, जो आप उसके अंदर जो बहुत ज़्यादा बड़े हुए दिख रहे हैं, ये यहाँ पे कौन से हैं पैलेंटाइन टॉन्सिल्स। इससे क्या होते हैं तो क्लिनिकल इंक्यूबेशन पीरियड, इसका जो इंक्यूबेशन जो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम आते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है 2 to 4 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। फर्स्ट सिम्टम क्या है इसका शॉर थ्रोट होता है। शॉर थ्रोट मतलब स्क्रैचिंग देखकर खिचखिच आपको देखने को मिलेगी। समटाइम्स सीवियर विद अकम्पेनिंग डिस्फेजिया, अगर ये बहुत ज़्यादा शॉर थ्रोट अगर बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया तो उसकी वजह से क्या हो सकता है डिस्फेगिया, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग। डिस्फेगिया एक होता है डिस्फेजिया, फेजिया मतलब बोलने में डिफिकल्टी, और फेगिया मीन्स क्या है निगलने में डिफिकल्टी है, तो गट से रिलेटेड है, तो ये आपका क्या होगा डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। डिस्फेगिया और डिस्फेजिया, फेजिया मतलब बोलना होता है, फेजिया डिस्फेजिया। एस मीन्स क्या हो गया आपका स्पीच से रिलेटेड है, बोलने में अगर दिक्कत है तो वो क्या हो जाएगी आपकी डिस्फेजिया। और डिस्फेगिया मीन्स क्या होता है आपका स्वेलोइंग में डिफिकल्टी है। तो ठीक है, फीवर चीज जो कॉमन देखने को मिलता है एक्यूट फेरिंजाइटिस के अंदर आपका फ्राई रेड फेरिंजियल मेम्ब्रेन, जो फ्राई रेड अपन ने जो अभी देखी थी फ्राई रेड, इस तरह की जो देखने को ये फ्राइड पूरा क्या है जैसे कि किसी ने फ्राई कर दिया हो, उस तरह से आपकी फेरिंजियल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, तो उसको बोलता है फ्राई रेड फेरिंजियल मेम्ब्रेन। लिम्फोइड फॉलिकल डेटा स्वेलन फ्लैग विथ वाइट पर्पल एक्जुडेट, जो अपन ने देखा वाइटेस्ट लेयर जो है थी वो है आपकी वाइट पर्पल एक्जुडेट देखने को मिलेगा। एनलार्ज टेंडर सर्वाइकल लिम्फ नोड, सर्वाइकल लिम्फ नोड क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे एनलार्ज देखने को मिलेगा सर्वाइकल लिम्फ नोड। ठीक है दोस्तों, तो next, patient with chronic pharyngitis complain of constant sense of irritations or fullness in the throat. Mucus that collect in the throat can be expelled by coughing and difficult swallowing. ये चीज़ें आपको कलेक्शन ऑफ थ्रोट के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा कलेक्शन हो रही है, क्या होगा कब बहुत ज़्यादा फुलनेस, पूरा गला से क्या रहेगा एकदम से टाइट टाइट सा फील होता है। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के लिए क्या रैपिड टेस्ट अपन कर सकते हैं, रैपिड टेस्ट के लिए अपन क्या करते हैं थ्रोट कल्चर ले सकते हैं। स्पेसिफिक पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए अपन क्या कर सकते हैं थ्रोट कल्चर ले सकते हैं, और उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं स्ट्रेप है ऑप्टिकल इम्यूनो एसे, वो ऐसा एक टेस्ट होता है जो क्या करता है रैपिड टेस्ट करते हैं। इससे रैपिड टेस्ट करने के लिए जैसे आजकल कोरोना के लिए रैपिड टेस्ट आ रहा है, उसी तरह फेरेंजाइटिस के लिए रैपिड टेस्ट जो करते हैं उसको बोलते हैं ऑप्टिकल इम्यूनो एसे, अवेलेबल फॉर डायग्नोसिस ऑफ ग्रुप एस स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन। स्टेप्टोकोकस इन्फेक्शन के लिए दिस टेस्ट आर डन इन क्लिनिकल एंड फिजिशियन ऑफिस स्टैंडर्ड 24 आवर थ्रोट कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट आइडेंटिफाई अदर ऑर्गेनिज्म। 24 आवर्स का अगर थ्रोट कल्चर लेते हैं वो दूसरे अगर किसी ऑर्गेनिज्म है तो उसके बारे में भी उससे पता लगाया जाता है। बट अगर स्पेशली ग्रुप ए स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन के लिए जो टेस्ट करते हैं वो रैपिड टेस्ट कौन सा होता है, उसका नाम है ऑप्टिकल इम्यूनो एसे। दोस्तों इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क कर दें, अगर स्टेप्टोकोकस ए का स्टेप्टोकोकस इन्फेक्शन हो रखा है फेरेंजाइटिस में तो उसके लिए जो टेस्ट करते हैं उसका नाम क्या है ऑप्टिकल इम्यूनो एसे, ये एक प्रकार का रैपिड टेस्ट होता है। ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए अपन क्या यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए स्पेशली जब भी फेरेंजाइटिस अगर होता है तो उसके लिए मोस्टली अपन क्या यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट लेते हैं, जो अकॉर्डिंग टू कोज के ऊपर डिपेंड करता है किस कोज की वजह से हो रहा है। तो इसके लिए जो बेस्ट चॉइस है फेरेंजाइटिस के लिए बेस्ट चॉइस राइनाइटिस साइनोसाइटिस, इनके लिए अपन डायरेक्टली एंटीबायोटिक अपन यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन फेरेंजाइटिस वाली कंडीशन में अपन क्या करते हैं ज़्यादातर अपन एंटीबायोटिक इसमें बेस्ट चॉइस यूज़ करते हैं, और पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन बचाने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या है पेनिसिलिन, ड्रग ऑफ चॉइस क्या है पेनिसिलिन। अगर पेनिसिलिन या फिर इसके जो डेरिवेटिव्स है वो अपन इसके अंदर यूज़ करते हैं, वो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है फेरेंजाइटिस की पेनिसिलिन। ठीक है, ताकि अपन ये देखते हैं पेनिसिलिन दे देते हैं तो ताकि स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन भी है तो भी उससे वो प्रिवेंट हो जाएगा। अगर इससे पेनिसिलिन का अगर ये रिएक्टिव है, अगर इससे एलर्जी है तो अपन कौन सी यूज़ करेंगे एरिथ्रोमाइसिन, सेकंड जो ड्रग है वो एरिथ्रोमाइसिन। अगर ये दोनों ही पेनिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन दोनों ही अगर पेशेंट रेजिस्टेंस है, मतलब सेफेलोस्पोरिन वाला ग्रुप से या मैक्रोलिड ग्रुप से अगर पेशेंट क्या है उससे भी क्या है एरिथ्रोमाइसिन वाले ग्रुप से या फिर सेफेलोस्पोरिन वाले ग्रुप से भी अगर पेशेंट क्या है रिएक्शन हो रहा है, तो नेक्स्ट अपन जो ड्रग यूज़ करते हैं वो होती है आपकी क्लेरिथ्रोमाइसिन या फिर एजिथ्रोमाइसिन, जो मोस्टली अपन यूज़ करते हैं एजिथ्रोमाइसिन। एंटीबायोटिक रेजिमेंट जो ये हमेशा अगर आपका स्ट्रेप थ्रोट हो रखा है स्ट्रेप थ्रोट, तो इसका जो एंटीबायोटिक का जो ट्रीटमेंट होता है वो 7 से 14 दिन तक होता है। लगभग आपको 10 दिन की मेडिसिन, तो आपको 10 दिन तक कंटिन्यूसली इसकी मेडिसिन लेंगे तब जाकर ये ओरोफेरिंग का जो इन्फेक्शन है वो आपका सबसाइड होगा। एंटीबायोटिक आर एडमिनिस्टर फॉर एटलीस्ट 10 days टू इरेडिकेट द इन्फेक्शन फ्रॉम द ओरोफेरिंग्स। तो फेरेंजाइटिस के अंदर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट 7 से 14 दिन तक लेते हैं
मोस्ट कॉमनली जो अपन यूज़ करते हैं 10 दिन तो कंटिन्यू आपको लेना ही पड़ता है, तब जाके वो ओरोफेरिंक्स से जो इन्फेक्शन है वो आपका सबसाइड हो सकता है। और बाकी दूसरी अगर प्रॉब्लम है तो वो ज़्यादा पेन हो रहा है तो अपन क्या ले सकते हैं, एनाल्जेसिक ले सकते हैं, जिसमें भी आपका नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग आप यूज़ करते हैं। कौन सी? नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स इसके लिए अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, कौन सी? NSAID, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग। खांसी हो रही है, अगर आपको कफिंग हो रही है तो उसके लिए अपन क्या यूज़ करेंगे? एंटी टसिव एंटी हिस्टामिन, जो कि होगी आपको क्या क्या है, H1 रिसेप्टार, क्या होगी? H1 रिसेप्टार ब्लॉकर होता है। फेनेरामाइन, क्लोरामफेनिकोल, ये अपन यूज़ कर सकते हैं। डीकंजेस्टेंट यूज, अगर म्यूकस सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और थिक म्यूकस हो रहा है तो अपन क्या ले सकते हैं? डीकंजेस्टेंट अपन यूज़ करते हैं। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करें तो वार्म सलाइन गार्गलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट। वार्म सलाइन गार्गलिंग विद सॉल्ट्स या NS, नॉर्मल सलाइन गार्गलिंग अगर आप करते हैं या उसका इरिगेशन करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका पेन को रिलीव करने के लिए और सोर थ्रोट से रिलीव करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है। पेशेंट को एडवाइस करना है कि वार्म सलाइन गार्गलिंग करें और क्या हो, हीट अप्लाइड करना है। हीट जितना ज़्यादा, ये डिपेंड करता है, इसका जो बेनिफिट डिपेंड करता है डिग्री ऑफ हीट के ऊपर डिपेंड करता है। कितना आप गर्म, जितना अच्छा, मतलब जितना बॉडी को ज़्यादा एक्सेप्ट कर सके उतना अगर गर्म लेकर आप गार्गलिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसके साथ अगर पेन को रिलीव करने के लिए, सोर थ्रोट में पेन को रिलीव करने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं? आइस कॉलर इसके लिए यूज़ करते हैं। कूल आइस कॉलर अपन इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑनसेट 2 to 3 वीक आफ्टर द फेरिंजाइटिस हैज सबसाइड। फेरिंजाइटिस के सबसाइड होने के बाद 2 से 3 दिन के बाद क्या हो सकता है? आपका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है बहुत सी बार कि अगर एक पेशेंट है फेरिंजाइटिस के बाद, फेरिंजाइटिस हुआ है और अगर वो दो या 3 वीक के बाद आपके पास किसी कार्डियक प्रॉब्लम से रिलेटेड लेकर कोई कंप्लेन लेकर आपके पास आता है तो डॉक्टर उससे क्या सस्पेक्ट करेंगे? तो डॉक्टर क्या इन्फेक्शन हो सकता है, इसको स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन हो सकता है या फिर उसको रिमेटिक फीवर हो सकता है। तो अपने को कार्डियक प्रॉब्लम में रिमेटिक फीवर या रिमेटिक हार्ट डिजीज को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो सकती है। तो ये सब हमेशा ध्यान रखें, 2 से 3 वीक के बाद ही क्या होता है, फेरिंजाइटिस के बाद कॉम्प्लिकेशन अपीयर होते हैं। नर्स इंस्ट्रक्ट द पेशेंट एंड फैमिली अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग द फुल कोर्स ऑफ थेरेपी। हमेशा नर्स को बताना है कम से कम 10 दिन की तो एंटीबायोटिक थेरेपी पेशेंट को लेनी ही लेनी है, और जो लेते हैं 7 से 14 दिन तक, बट 10 दिन तो आपको लेनी ही लेनी है उसमें से। ये है जो है आपकी क्या है, आइस कॉलर। ये क्या है आपकी आइस कॉलर। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। और नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ आप इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें, इसी तरह आप लाइक करते रहें, कमेंट करते हैं, वीडियो को पूरा देखिए। अगर किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम लगे, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको वो डाउट क्लियर करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक में आपको वो डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और किसी भी प्रकार की आपको अगर प्रॉब्लम लगे टॉपिक से रिलेटेड कोई नोट्स इसके अंदर कम हो, कोई चीज़ गलत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि मैं इसी तरह आपके सामने अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकूं और आप उन वीडियो को अच्छे से अच्छे असेस कर सकें। उसके लिए आप बेल आइकॉन ज़रूर